बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मंडे ब्लूज़ के बाद आप ट्यूसडे के लिए तैयार होंगे, क्योंकि सुबह सुबह आजकल वेदर फिर वो चेंज होना शुरू हुआ है, यानी थोड़ी सी सर्दी दोबारा से आ गई है। उस वजह से सुस्ती वाला जो एलिमेंट है दोबारा से मेरी रूटीन के अंदर, मेरी तो स्पेसिफिकली ऐड हो गया। सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन वी मेक श्योर कि हम उठे भी और अपने काम पे भी जाए। बहुत सारे लोग जाते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल ठीक होंगे। हम मौसम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि सर्दी तो आई है और कल लाहौर में हमने बारिश भी देखी थी, लेकिन चंद इलाकों में या नॉर्दर्न एरियाज़ की जहाँ पे हम बात करें, वहाँ शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। सियाहती मकामात की बात की जाए, जिसमें नथिया गली है, डूंगा गली है, ठंडियानी है, यूबिया है, इसमें शदीद बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गई हैं। कुल्ला के मकाम पर जी फंसे सियाहों की जो गाड़ी है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड जो है वो मुतअद्दिद मकामात से बंद हो गई है। मरी रोड पर जी तौहीदाबाद के हवाले से बताएं तो उस मकाम पर बर्फानी तोदे ने मरी और गलियात का जो राबता है उसको मुनक़ता कर दिया है। लैंड स्लाइडिंग के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा उसमें जाँ बहक हुआ है, जबकि दीबाला के इलाके में घर पर बर्फानी तोदा गिरा है और 6 साला बच्चा जाँ बहक हुआ है। इसके साथ साथ नौजवान के जख्मी होने के हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सवात में भी जी आपको कल भी हमने बताया था बर्फबारी हुई है। कलाम की बात की जाए, मालम जबा की बात की जाए, वहाँ पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बंद हुए हैं। जबकि वादी नीलम की भी बात करें और उसके अलावा मुसलसल वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, जो कम्युनिकेशन के जरिए उनका निज़ाम भी काफ़ी हद तक अपसेट हुआ है और ज़मीनी राबते भी मुनक़ता हुए हैं। ये जो बर्फबारी के मनाजिर और ये चंद चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली हम जब भी वेदर चेंज आता है इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं। अब तो हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, स्पेसिफिकली इस बर्फबारी के सीज़न के अंदर, तो प्लीज़ एहतियात से ट्रैवल करें, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल कहीं भी हम देखें अगर इस तरह के कोई वेदर होता है तो चैलेंजेस होते हैं। तो आपने अपनी फैमिलीज़ के साथ अगर ट्रैवल करना है तो मेक श्योर करें कि आप पूरे हालात और वाक़यात और तैयारी के साथ इन एरियाज़ में जाएं, क्योंकि अभी लैंडस्लाइडिंग के मामलात हैं, बर्फबारी है और शदीद बर्फबारी है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो जी मौसम की सूरत हाल है, लेकिन आपको पता है कि PSL भी जारी है। PSL पे भी हमने बात करनी है। कल लाहौर कलंदर दूसरी बार फिर हार गए और कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी बार जीत गए। ये भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि PSL का भी स्टार्ट है, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कोई टीम आगे जाएगी, कोई पीछे रह जाएगी, फिर कोई पीछे रहने वाली टीम आगे आएगी। तो ये एडवेंचर और थ्रिल इस PSL की खूबसूरती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपको पता है इंतखाबात के बाद जो थ्रिल, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी हमारी सियासत के अंदर है, उस पर भी बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। जी आम इंतखाबात को 12 रोज गुजर गए हैं, मगर धांधली का जो शोर है वो थमने का नाम नहीं ले। हार जीत, इल्जामात, अफवाहें, एहतजाज सब हो रहा है। सूबों में हुकूमत साजी के लिए जी तमाम सियासी पार्टियां मुतहरिक नजर आ रही हैं, मगर कोई भी जमात वफाक में हुकूमत साजी को कांटों की सेज करार दे रही है। मगर पीपल्स पार्टी की हिमायत के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ, जिसके हवाले से हमने आपको बताया था, जिसमें कई जो अमूर है ज़ेर बहस आए, लेकिन कोई हतमी लाए अमल नहीं तय पा सका और मुज़ाकरात आज फिर होंगे। सारे अमल में जी रुकावटें कौन कौन सी हायल है, इस पर तो हमने बात करनी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर डेरे डाल के बैठे थे, वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए और उन्होंने अब मरी में अपना कैंप लगा लिया, मतलब वहाँ पे रह गए और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात होगी। इस मुलाकात के पसे पर्दा क्या कोई नई मिसाक़ मईशत होने जा रहा है, कोई और सूरत हाल में देखने को मिलेगी। दूसरी जानिब जी सियासी और कानूनी मुश्किलात का शिकार तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इस इत्तेहाद का जी ऐलान PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, रऊफ हसन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा और MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास के साथ कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमारे उम्मीदवार कौमी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करेंगे, जबकि PTI के वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार
उमर अयूब साहब ने फिर दावा किया कि वफाक में हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबा में भी हम हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत में आते ही अपने जो कारकुनान हैं जो जेलों में हैं उनको रिहा कराया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने भी कहा कि हमारा इत्तेहाद नया नहीं है, ये इत्तेहाद गुज़िश्ता 8 साल से है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का यह फैसला बाहमी मुशावरत से हुआ है। और राजा नासिर अब्बास साहब ने यह भी कहा कि बहुत अच्छा फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इस इत्तेहाद के फैसले में बानी पीटीआई के साथ हैं और दूसरी जानिब पीटीआई के हमायत याफ्ता जो अरकान है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे आसिफ अली पीपल्स पार्टी के हवाले से भी और उसके साथ साथ नवाज शरीफ जो इस वक्त मरी में मौजूद है, यहाँ मुलाकातों के हवाले से। इसके लिए प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब को आपका जो मशवरा है बड़ा पसंद आया। आपने उनको मशवरा दिया था कि किताब लिखें, लेकिन वो ठंडी हवाओं में पुरफिजा मकाम पे जाकर वहां उन्होंने अपने डेरे डाले हैं कि शायद कोई किताब ही लिख दें। प्रोफेसर साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया, जब वो किताब लिखने पे कायल हो जाएंगे तो ये फरीजा भी उनकी जगह कोई और सारा अंजाम देगा और वो ही लोग होंगे जो उनके लिए तकरीरें लिखते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहता। तकरीर लिखना आसान होता है, किताब लिखना मुश्किल होता है। तो खैर इस को छोड़ें। दूसरा जो उनकी शख्सियत की खास बात है कि वो मरी को बड़ा पसंद करते हैं। जब वो वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्हें मरी में, जिस तरह लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मुल्तान के जिम्मेदार होते हैं, तो मरी उन्हें बड़ा मरगूब होता है। तो उन्होंने वहाँ मरी में की सड़क जो थी उससे वो बिल्कुल मुतमिन नहीं थे। हाँ। तो मरी में एक्सप्रेस हाईवे बनाई और फिर मरी के अंदर उन्होंने जो उनका एक नया घर भी बनाया जी, और मुसलसल जब वो 90s में इक़्तिदार से रुखसत हुए तो आधी रात को जब पार्टी रहनुमा थे उन्होंने कहा कि नहीं मरी चलते हैं। तो जब भी वो किसी मुश्किल में हो या उन्होंने सोचना हो तो मरी चले जाते हैं। तो इसका मतलब प्रोफेसर अभी मुश्किल में या सोच रहे हैं? मुश्किल में इस लिहाज से हैं, सारी पार्टियां मुश्किल में। ये जो नतीजा है ये किसी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि एक पार्टी जो इस वक्त मुश्किलात का सामना है जिसे, उसके अलावा बाकी सारी जमातों के लिए ये जो है नतीजा ये कोई खुशी के इजहार वाला नहीं है। आपने देखा है कि जो तकरीर विक्ट्री स्पीच की गई उसके बाद तकरीर, तो वो सारी रोज नए इम्तिहानात हैं। फिर जो इत्तेहादी हुकूमत बनाना है कोएलिशन, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने बहुत इन्हें दबाव में रखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि पंजाब में भी शेयर ले। पहले उनकी ये सोच सामने आई थी कि हम आईनी इदारे लेंगे, हुकूमत का ऐसा नहीं हो। उसमें फिर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए। अब बात आया कि ये हुकूमत का हिस्सा भी काबीना का बनेंगे, आईनी इदारे भी लेंगे, लेकिन पंजाब में हमें शेयर भी दें, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हमें वहाँ भी शेयर मिले। तो ये मुस्लिम लीग इन तमाम शराइत को जाहिर है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। तो वो चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले। ठीक और इस दफा इन मुज़ाकरात में मौलाना भी शरीक नहीं है, मौलाना फजल रहमान। हाँ, वो भी नहीं है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने भी पीपल्स नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो कहा दो कि हर पार्टी मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी के स्टांस के हवाले से भी हम बार बार बात कर रहे हैं। कभी बिलावल कहते हैं कि हम बिल्कुल हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर उन्होंने कहा सपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर कोई स्टेटमेंट आई। तो अभी आप पीपल्स पार्टी जिस तरह से अभी मुज़ाकरात का आज बल्कि 5वां सेशन होने जा रहा है, क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सारे सिनेरियो के अंदर क्या वो भी इतनी मुश्किलात का शिकार है जितनी हमें नून लीग और दीगर पार्टी हमें नजर आती है? देखिए, उनके लिए ये बात बेहतर है कि अगर एक तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत होती बहुत बड़ी, फिर भी उनके लिए मुश्किलात थी। और मुस्लिम लीग नून के लिए अगर अक्सरियत होती, उन्हें इत्तेहादियों की जरूरत ही ना होती, तो फिर भी वो एक अपोजिशन में बैठते। और वो, लेकिन पीपल्स ये जो मैंडेट आया है इसमें पीपल्स पार्टी इस लिहाज से खुश है कि उनकी की पोजीशन हो गई। लेकिन अगर उनके लिहाज से देखें तो वो इख्तियार में इतना बड़ा शेयर चाहते हैं इतनी थोड़ी सीटों के साथ। मतलब पंजाब में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो मुतासिर कुन नहीं है, KPK में मुतासिर कुन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अर्बन वोटर्स के अंदर पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट होती नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो सियासत ये है कि एक तो ये कि कोई भी
जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग, उनकी ये कोशिश है कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं। तो हमें थोड़ा सा वो फ्री हैंड मिले, उसके लिए उनके पास वो मतलूबा अक्सरियत नहीं है। और अगर इत्तेहादी साथ मिलेंगे तो उनकी डिमांड्स होगी मिनिस्ट्रीज के हवाले से, पावर शेयरिंग के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि, और दूसरा ये कि सारे अमल से अवाम के लिए मायूसी की बात ये कि जो रिफॉर्म्स का होनी चाहिए, जो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए इस वक्त मुल्क में, वो हमें दिखाई नहीं नजर आ। इंतखाबात के बाद भी वो बरकरार है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने ये भी अनस्टेबिलिटी की बात की है। ऑब्वियसली ये जो इंतखाबात होते हैं, हमने देखा है पहले इंतखाबात होने के लिए हमें कितनी चैलेंजेस से गुजरना पड़ा और बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात के हवाले से अदालतों ने इंटरवीन किया, इंतखाबात हो गए। उसके बाद अब जब इंतखाब हमेशा होते हैं तो धांधली का शोर कहीं ना कहीं मचता है, कोई ना कोई पार्टी हर वक्त कोई किसी धांधली के हवाले से बात करती है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है और अब ये हुकूमत साजी का भी मामला है, ये बड़ा स्ट्रेच हो गया, बड़ा प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है और जिसकी वजह से जो अनस्टेबिलिटी है वो मजीद बढ़ रही है। और हमें ऑलरेडी इतने मईशत को लेके चैलेंजेस हैं, ओवरऑल मुल्क के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं। ये सियासतदानों की ये आपस की जो हुकूमत साजी के अंदर टसल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सफर तो ये मुल्क कर रहा है। ये मुल्क कर रहा है, लेकिन जब घर में लड़ाई होती है तो फिर ये नहीं सोचा जाता कि घर सफर कर रहा है या नहीं। तो हम मुसलसल लड़ाई के अंदर की कैफियत में हैं। पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं और जो फैसला साज कुव्वतें हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम मुसलसल बाहर भी लड़ना चाहते थे, पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी लड़ रहे। तो लड़ाई, नफरत, इंतकाम ये किसी रियासत को आगे लेके नहीं जाता, बल्कि ऐसे फिर इसकी मैं अगले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरे मुंह में खाक, इसके बुरे असरात होते हैं। इस फेज से जर्मनी भी गुजरा है, इस फेज से इटली भी गुजरा है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं है कि आप जब तक मुल्क के अंदर एक अमन की फिजा नहीं कायम करेंगे, सियासी तकसीम को कम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी है, यानी जितना बड़ा 5 साल बाद आपने एक इलेक्शन कराना होता है। दुनिया के बहुत सारे, ये तो इंतखाबात का साल है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये इंतखाबात हो रहे हैं। 5 साल बाद भी अगर हम सही तरीके से इंतखाबात नहीं कर सके, एक इदारा है जो 5 साल इस चीज की तनख्वाह लेता रहे और इस पे कौम के अरबों खरबों खर्च हुए, तो ये अब नहीं हो सकता कि आप अवाम की तौक़ुआत के बरक्स एक इस शक्ल में एक ऐसा अमल करें जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हों। इसके ऊपर आपको अब सोचना होगा और सियासी जमातों को भी चाहिए कि जब पार्लियामेंट वजूद में आए तो वो इस पे रिफॉर्म्स करें, इस सिस्टम पे, इस मैकेनिज्म पे, और इसको क्वेश्चन करें कि कैसे हम बेहतर बने। ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ ही प्रोफेसर मौजूद रहिएगा। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तहरीक के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। अच्छा, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अली मोहम्मद खान साहब, अभी कल हम बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद हुआ और अभी पीटीआई के हवाले से हम बार बार ये सुन भी रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा, दीगर रहनुमा भी बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत साजी जो है वो तहरीक इंसाफ करेगी। क्या मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकेंगे अपनी पार्टी के हवाले से? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जल्द हमारा इंतखाबी निशान हमें वापस मिलेगा। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जनाब इमरान खान साहिब से जब मुलाकात हुई मेरी, तो उस मुलाकात में खान साहब ने स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी। सिटिंग जो हमारे अहदेदार हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब और सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब खान साहब, उन सबको आप उनको कहिए कि जल्द से जल्द आप इंट्रा पार्टी कीजिए। और ये जो सुकम है, ये जो ज्यादती हमारे साथ की गई है, तो उस सुकम को निकालिए ताकि हम बतौर पार्लिमानी जमात, वैसे तो जमात हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पार्लियामेंट में बतौर पार्लिमानी जमात हमारी हैसियत वापस बहाल हो। और इंशाल्लाह मैं तमाम तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ वोटर सपोर्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही एक आर्जी अरेंजमेंट है।
जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हमारे लोग हम गए हैं और जैसे ही जमात हमारी बहाल होती है तो वापस ये लोग जाएंगे। दूसरा आपने पूछा कि डेवलपमेंट, तो जो रिजर्व सीट्स हैं उनकी बहाली के लिए और हमारे मेंबरान की खरीद फरोख्त से रोकने के लिए इस जमात में जाने का फैसला हुआ। और आज पेशावर हाई कोर्ट में हमारी जो रिजर्व सीटें हैं खवातीन की, माइनॉरिटीज की, उसकी पिटिशन भी लगी है, तो उम्मीद है उधर से भी कोई अच्छा फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ बार बार ये दावा कर रही है कि वफाक और सूबों के अंदर हम हुकूमत बनाएंगे। अब मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए आप क्या समझते हैं और क्या कमेंट होगा आपका, किस तरह ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अपनी ताकत पे हम बनाएंगे। मैं तो पर्सनली भी पसंद नहीं करता, मेरी राय तो हमेशा चेयरमैन साहब को यही होगी, खान साहब को, और खान साहब की अपनी भी ये सोच है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो उनके साथ मिलकर तो हुकूमत हम बना नहीं सकते। तो उसके अलावा तो और कोई सूरत है नहीं। एक ही सूरत है, वो ये है कि हमें हमारा मैंडेट मिले, वापस जो हमारे 70 से 75 सीटें छीनी गई हैं, कम से कम मेरी जो अपनी असेसमेंट है, जो इंफॉर्मेशन इधर उधर से आई है, जो पार्टी को इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, 175 से लेके 180 के बीच में, बिटवीन 175 एंड 180 हमारी सीटें बनती हैं। अगर फॉर्म 45 का सिर्फ सही कैलकुलेशन ही कर लिया जाए, और ये भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि ये ना री पोलिंग है और ना ये री काउंटिंग है। जो नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है लंबा, जो ट्राइब्यूनल में बड़ा लंबा चलता है, दिस इज नॉट री पोलिंग और री काउंटिंग। ये सिर्फ आपने जो फॉर्म 45 जमा करके 47 बनाना होता है, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं, ये 2 घंटे का प्रोसेस होता है नॉर्मली। अगर नियत में फतूर ना हो तो तकरीबन 8-9 बजे सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और 11 सवा 11 तक आपका सारा रिकंसोलिडेशन हो जाती है। क्योंकि नियत में फतूर था, तो आपने देख लिया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने, चट्ठा साहब ने, चट्ठा ने कच्चा चट्ठा सारा खोल के रख दिया। और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 सीटें उनकी मुअत्तल कर दी है नोटिफिकेशन, तो ये सारा क्लियर है कि बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है। और एक और बात भी कि इन सारी चीजों पे जो बोल रहा है, तो सच के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जो ट्विटर फॉर्मर एक्स जो है, फॉर्मर ट्विटर जो एक्स अकाउंट है, ये हमारा देखिए हर नौजवान का, बच्चे का, बच्ची का, सरकारी अफसर का, मल्टीनेशनल का, सियासतदान का, मजहबी शख्सियत का, स्कूलों का, इदारों का, सिविल सोसाइटी का, हर किसी का एक ट्विटर अकाउंट है। आपने जब ये पाबंदी लगाई है, 4था दिन है आज, मैं आपको ये भी बताऊं, मैं इसको अब खुद चैलेंज करने जा रहा हूं बतौर वकील इसको, एज ए लॉयर आई एम माई सेल्फ गोइंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूं। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, 17 सबकी खिलाफ वर्जी है। आपने किस कानून के तहत इसको रोका है? तो ये अगर कोई सच बोलेगा तो आप उसका मुंह बंद करेंगे? सही। तो ये मरहूम जनाब ज़ियाउल हक साहब का जमाना है? क्या ये अयूब खान साहब का जमाना है? नहीं। ये तो आप इसको खुद चैलेंज करने जा रहे हैं अली नहीं हो रहा था। आप इसको खुद चैलेंज करने जा रहे हैं? जी, मैं खुद बतौर वकील इसको आज इंशाल्लाह मेरी पिटीशन चली जाएगी और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर की बंदिश को मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। और ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके खिलाफ इस हुकूमत ने ये आखिरी हरबा किया है। जाते जाते बदनामी का कोई दाग ये नहीं छोड़ रहे कि अपने माथे पे ये एक और टीका सजा की ना जाए। अली मोहम्मद साहब, आपने खुद भी बात की कि इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए उस तरह से तो पॉसिबल नहीं है। अगर चीज़ें, आपने कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप अपना इंतखाबी निशान वापस लेंगे, तो अभी तो धांधली के हवाले से तहरीक इंसाफ क्या दीगर पार्टियां भी बार बार बात कर रही हैं, तो अगर ये मामला सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता तो क्या आप दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा कर सकते हैं? नो, वी जस्ट वांट रिकंसोलिडेशन और फॉर्म 45 जहां से हम जीते हैं। अल्लाह के करम से बावजूद तमाम धांधलियों के, तमाम कोशिशों के, ये हमारी सीटें नहीं चुरा सके जहां जहां इनका हाथ लगा है। आप ये देखिए पश्तूनख्वा में हमारे साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया, सही मेरे साथ क्या नहीं किया, हमारे दोस्तों के साथ क्या नहीं किया, उसके बावजूद हम लोग जीत गए। पंजाब में पेशावर वैली में कुछ सीटों पे जहां जहां इनका हाथ पड़ा है, ठीक है। अभी देखिए कि मियां नवाज शरीफ को नहीं बचा सके मानसेरे में, लाहौर में बचा गया है, लाहौर में हम जीते हैं। मरियम बीबी को, हमजा शहबाज को, ये सारे लोग अपनी सीटें हार चुके हैं। एक्चुअल में आपको फिक्र बता रहा हूँ,
ठीक है जो हमारे पास आई हैं, जी 17 सीटें हैं। ये वक्त साबित करेगा नून की 17 सीटें हैं। ठीक है 175 से 180 के बीच में हमारी सीटें हैं। सही क्यों हम रीपोलिंग की तरफ जाएं? ठीक है क्यों ना हम इंसाफ मांगे? ठीक है बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि जी हम री इलेक्शन या रीपोलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम इंसाफ मांगेंगे। जो हमारा उनके मुताबिक जो हमारी सीटें थी जो हमें मिली थी वो जाहिर नहीं की जा रही, उनके सबूत हैं उनके पास, तो इस हवाले से वो हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोफेसर साहब आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनी, कोई कॉमेंट करना चाहें आप इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो आपने देखा कि वो पिछली जो असम्बली थी उसमें जब तहरीक इंसाफ ने रिज़ाइन किया और वॉकआउट किया तो वो वाहिद आदमी थे कि जो असम्बली के अंदर मौजूद रहे बिल्कुल और उन्होंने बिल्कुल तकरीर की। तो अब जब ये असम्बली एक नई वजूद में आने जा रही है तो इसके अंदर भी इनकी कोशिश होगी कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हुकूमत सादी का ये हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ये दूसरी जमातों के साथ बातचीत के अमल पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल बड़े वज़ेदार किस्म के सियासतदान हैं और बार बार हम इनके हवाले से यही कहते हैं कि इनका हमेशा से मकसद यही रहा है कि अपने मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज में रखें। अच्छा दूसरी जानिब प्रोफेसर साहब ये जो हम अभी बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ को लेके, बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल सियासी हवाले से तो है ही, बार बार जो मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं तहरीक इंसाफ के, जी हम वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे, सूबों के अंदर भी हुकूमत बनाएंगे, रियलिस्टिकली तो ये अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। और इसका जो एतराफ़ है खुद अली मोहम्मद खान साहब ने भी किया, दो कि वो कह रहे हैं कि हम अदालतों से रुजू करेंगे, अपने लिए इंसाफ मांगेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी मकबूलियत है और सीटें भी उन्होंने ली हैं, लेकिन जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं हमारे दोस्त की कबूलियत नहीं है। तो कबूलियत पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो दीगर इदारे हैं जब तक वो ऑन बोर्ड ना हो किसी जमात को इक़्तिदार नहीं मिल सकता और इक़्तिदार से इसके निशान से भी वो महरूम है। तो क्या उनके ये जो आज़ाद अरकान है कितनी तादाद में बरकरार रह सकेंगे? लेकिन ये है कि उनका राइट है, हर सियासी जमात का राइट है इस पार्लियामेंट के अंदर कि वो अपनी अक्सरियत शो करे। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट का मिलना और इतनी सीटें क्लेम करना ये एक रिमार्केबल चीज है। इसकी बहरहाल हमें तारीफ करनी पड़ेगी। और एक ऐसी जमात भी है कि जिसने रिजल्ट में शो किया है कि वो मुल्क की जमात है, वो किसी सूबे तक महदूद नहीं है। तो ये भी जो रविश है पाकिस्तान के वोटर ने हमेशा देखा है कि जब किसी पार्टी को खत्म करने की बात हुई है, माजी में वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो और अब तहरीक इंसाफ है, तो अवाम ने उसको उस साजिश को नाकाम बनाया। ठीक हो गया प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। सियासत अभी बाकी है, बिल्कुल सियासत अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें सना हुमायूं बता रही हैं पीएनसीए जापानी सफारत खाने के ताउन से रवायती जो जापानी सिरामिक फन पारे हैं उनकी नुमाइश का अहवाल। देखते हैं आज का सेगमेंट फ्लैग्स। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का ये खूबसूरत इवेंट सजाया है जापान फाउंडेशन और जापानीज एम्बेसी के ताउन से याकिशी में अर्थ मेटामॉर्फोसिस, जापानीज सेरेमिक आर्ट एंड क्राफ्ट, कदीम सकाफत और जदीद आर्ट को के मिलाप से ये एग्जीबिशन सजाया गया। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज के इस एग्जीबिशन में क्या क्या होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैन ऑफ द ऑनर फॉर टुडे हिज एक्सीलेंसी वाडा के साथ और योर एक्सीलेंसी जनाब सफीर, इस खूबसूरत नुमाइश के इनेकाद पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। थैंक यू वेरी मच। आई वाज आल्सो बहुत शुक्रिया। ये तमाम फनपारे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान के लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। Pakistani friends are also enjoying it. Thank you for bringing this beautiful culture amalgamation with Pakistan, because Pakistan and Japan has a lot of पाकिस्तान और जापान के दरमियान सकाफती मुमासिलत बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हम जापानी गुड़िया की थीम पर एक नुमाइश अटेंड कर चुके हैं।
इस किस्म की तकरीबात का होना क्यों जरूरी Bring है? this culture together, and what are your expectations out of it? Well, as ambassador of Japan here in Pakistan, my mission पाकिस्तान is में जापान का सफीर होते हुए मेरी ये जिम्मेदारी है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी लाऊं। किसी मुल्क के ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए सकाफत एक अहम जुज़ है। aspects of our friendship. आज के दिन हमने ये छोटी सी कोशिश की है जिसके जरिए पाकिस्तान के लोग हमारी सकाफत से आशना हो रहे हैं। इस किस्म की तकरीबात का होना दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात की जमानत है। By yourselves. That would be a very nice thing for our relations. Definitely, as we can easily narrate it by this is Earth. आज की इस नुमाइश में जापानी सकाफत की भरपूर नुमाइंदगी की गई है। जापान के हेरिटेज से लेकर फ्यूचर तक तमाम पहलू इसमें कवर हो रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? And with the definitely modern art, mixture of a modern art with it. What are your sentiments towards these modern arts and your ancient tradition? Well, I myself, for the first time, see all those works. And मैंने भी आज पहली बार ही ऐसा काम देखा है। ये फनपारे देखकर मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। you know, potteries are. They are using very traditional. इन फनकारों ने रिवायती तरीकों से ये पोर्ट्रेट्स बनाई हैं। हर एक पोर्ट्रेट रंग, डिजाइन और कहानी के लिहाज से मुनफरिद है। variety of adding. मुझे ये फनपारे बहुत अच्छे लगे। I'm personally also very moved by those artists' work. Pakistan and Japan culture have a lot similarities, and I hope and I feel like we should bring some cultural. जब हम सकाफती हम आहंगी की बात करते हैं तो इसमें सयाहत एक बहुत ज़रूरी फील्ड है। सयाहत से दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। सयाहत को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान? So how are your plans to bringing such gaps, lessen this, and how to bring more cultural events like this? Well, I do my best to promote. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन तकरीबात में इजाफा At the करूँ। same time, I'm also encouraging. मैं पाकिस्तान और जापान दोनों मुल्कों के लोगों को विजिट के लिए आमादा भी कर रहा हूँ। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप किसी मुल्क का दौरा करेंगे तब ही उस मुल्क की और वहाँ के लोगों की हकीकत आपको पता If चलेगी। you visit, you will find a lot more. So I'm really. मैं चाहता हूँ दोनों मुल्कों से सयाह आएं, इससे हमारे ताल्लुकात और इस्तवार होंगे। Pakistan, Japanese people to see Pakistan, Pakistani people to see Japan more. And I think Pakistani बिल्कुल, audiences इस नुमाइश से अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों मुल्कों में कितनी मुमासिलत है। ये पेंटिंग्स, ये मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा भी रही हैं। जनाब सफ़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शाहिदा मंसूर के साथ, जो कि स्टूडेंट भी हैं, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ऑफ जापानीज आर्ट, और उसके साथ साथ उन्होंने टोक्यो से PhD भी की है। तो खासा गहरा ताल्लुक लगता है आपका जापानीज आर्ट से। सो गुड टू सी यू एंड मीट यू हियर। It's a great pleasure, actually. For इस ज़बरदस्त नुमाइश का हिस्सा बनने पर मुझे बहुत खुशी हुई है। from Japan, the Japanese culture and arts. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको जापानीज आर्ट देखकर हाउ इज योर सेंटिमेंट्स एंड हाउ डिड यू फाइंड दिस एग्जीबिशन? For me, of course, it's nostalgic. You see, I lived there 7 years long, and ये नुमाइश तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने प्रिंट मेकिंग में तालीम हासिल की, लेकिन जापानी सकाफत हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रही है। and in fact, it was for me always like. मैं हर वक्त जापान से जुड़ी चीज़ें और फनपारे इकट्ठे करती रहती हूँ। इस नुमाइश में भी बहुत ज़बरदस्त फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। इनसे जापानी कौम का उनकी रिवायात से जुड़े रहना जाहिर होता है। इसके अलावा जापान के खाने भी बहुत ज़बरदस्त हैं। Connection still to the tradition, to the the historical arts. Not like us, like you see normally. वहाँ के लोग अपने खानों को भी इसी तरह सजाते हैं। Kind of dinner sets and all the same, always, and it's embarrassing. हमारे यहाँ तो आमतौर पर 1 या 2 डिनर सेट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग एक तो खाना सीजनल खाते हैं और उनके बर्तन खाने के हिसाब से वेरी करते हैं। Normally they try first of all to match वहाँ 1 या 2 डिनर सेट्स का रवाज भी नहीं है। textures, the colors and the forms of the ceramics. Then there is no concept of having a complete set of
plates and the bowls and everything the same for the guests. बहुत खूबसूरत आपने जायज़ा हमें दिया और बहुत खूबसूरत पिक्चर जो आपने खींची जापानीज़ आर्ट की और इनके एग्जीबिशन की, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मुश्ताक मोइनी के साथ, जिनका बड़ा गहरा तज्जिया रहेगा आज के एग्जीबिशन के हवाले से। सर मुझे ये बताइएगा कि आज का एग्जीबिशन जापानीज़ कल्चर, कदीम सकाफ़त और जदीद सकाफ़त का किस तरह से मिलाप है और किस तरह की खूबसूरत अक्कासी कर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दरअसल इस वक्त जो नुमाइश इस वक्त यहाँ लगी हुई है, इसमें ओल्ड एंड न्यू का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्तिजाज आपको देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी पॉटरी और सिरेमिक्स की बड़ी ओल्ड हिस्ट्री है। अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को थोड़ा सा स्टडी करें और उनके पॉट्स को देखें तो हमारे यहाँ भी ये पॉटरी की रिवायत सदियों पर मुहित है। आज की नुमाइश यकीनन पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा देखने को ये आर्ट मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जापान का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो ये एग्जीबिशन जापान से ऑल द वे फ्रॉम जापान दिस एग्जीबिशन केम टू हियर एंड दे हैव डिस्प्लेड ओवर हियर। अच्छा, पाकिस्तान की अपनी सकाफ़त में ये मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो किस तरह से ये जापानीज़ आर्ट या क्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के हुनरमंद अफराद को कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं या उनमें कोई जिद्दत ला सकते हैं? मुल्तान में जो ब्लू पॉटरी का एक कारखाना लगा हुआ है, उसको गवर्नमेंट ऑफ जापान ने आज से कोई 20 साल पहले फंडिंग की थी और वहाँ जो ब्लू पॉटरी प्रोड्यूस हो रही है वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन पॉटरी है। हमारी सकाफत सदियों पर मुहित है। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे और साथ लेकर आएंगे तो ये यकीनन जिस तरह जापान अपने कल्चर के थ्रू लोगों के दिलों में पेनिट्रेट कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान भी लोगों के दिलों तक रसाई हासिल करने में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। जापान की कदीम सकाफत और जदीद आर्ट आज के एग्जीबिशन की नुमाया खुसूसियत रही। आई होप कि आज का आपने ये एग्जीबिशन एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत रिलेटिविटी के साथ ये एग्जीबिशन एंजॉय किया है। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें सुहेब खान आज हमें बता रहे हैं कि कराची के खाने लाहौर में कहाँ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सुहेब खान। जैसा कि आपको पता है कराची के खाने की बात ही कुछ और है और वही खाने अगर आपको लाहौर में मिल जाए तो क्या ही बात है। इसलिए आज हम आए हैं कराची डेली रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में स्पेशल ये है कि ये कराची के खानों के जायके लाहौर में लाए हैं। इनका जायका कराची के खानों जैसा है या नहीं, ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो चले मेरे साथ। जी तो हम पहुंच चुके हैं किचन में और किचन में आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है शेफ़। तो हमारे साथ मौजूद है शेफ़ मोहम्मद अली साहब। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये खाने कैसे बनाते हैं, उनके खाने में ऐसा क्या खास है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी। अच्छा सर, हमें बताएं कि आपके खानों में ऐसा क्या खास है जो बाकी खानों में नहीं है? ये रेसिपी जो है ना, इसके हम सब अपनी बनाते हैं। सारे मसाले हमारे अपने होते हैं। बीफ में धागा कबाब चला रहे हैं, बीफ में सीख कबाब चला रहे हैं, चिकन में हम रेशमिन कबाब चला रहे हैं और चिकन में धागा कबाब भी चला रहे हैं। चंदन कबाब भी है हमारे पास सर। और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे यहाँ जो चल रहा है वो बिहारी कबाब है। कराची के खानों में और लाहौर के खानों में ऐसा क्या आपको डिफरेंस लगा? लाहौर और कराची के खानों में इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान का। ये तैयार कैसे करते हैं आप? मतलब रात से करते हैं या नहीं सुबह मसाला लगाते हैं? ये हम सुबह सब चीज़ ना सुबह तैयार करते हैं और रात तक हमारी अल्लाह का शुक्र है सब ख़त्म हो जाती है। आप कब से ये कर रहे हैं? ये समझ रहे सर, मैंने एक बात ये है कि हमारा ख़ानदानी काम है। ये जो मसाले हैं टोटल ये 36 हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका वक्त देने का। आप तो ट्राई करना मस्त है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज आपको खाना यहाँ का कैसा लगा? खाना इनका बहुत अच्छा है। अच्छा। हमारे से बहुत बेहतरीन किस्म का है। स्टाफ बहुत
जो है कोऑपरेटिव है। बाकी जगह से भी आपने बारबेक्यूज खाए होंगे और खाना खाए होंगे, तो डिफरेंस क्या है इधर का और बाकी खानों में? ये कराची से स्पेशली आए हुए हैं तो इनका कराची का जो है ना वो जो टेस्ट आता है अंदर वो एक जो है डिफरेंट फील देता है। यहाँ के खाने का हाइजीन मतलब हेल्थ के इशू से आपको कोई इशूज तो नहीं? बिल्कुल जी, हाइजीनिक खाना होता है, ठीक है, हेल्दी होता है और फ्रेश जो है मीट यूज़ कर रहे होते हैं। चिकन भी इनका बहुत फ्रेश होता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने का। जी तो खाना आ गया टेबल पे और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ा टेस्टी नज़र आ रहा है मुझे। गर्मा गर्म बारबेक्यू काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तो ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या टेस्ट है इसका। मैंने पहली दफ़ा लाइफ में ट्राई किया बिहारी कबाब। काफ़ी टेंडर ड्राई है, पर चटनी के साथ आप खाएं, इमली की चटनी के साथ बहुत मज़ेदार है। लाहौर में बिहारी कबाब मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और क्या बात है। क्या बात है मलाई बोटी की भी। मलाई बोटी मैंने ऐसे खाई हुई बहुत, यहाँ से मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ और काफ़ी जूसी और टेंडर है। नॉर्मली काफ़ी जगहों पे नहीं होती, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार है। वाह क्या बात है। धागा कबाब भी लाहौर में आपको कहीं से नहीं मिलेगा, और ये स्पेशली जैसे इनके शेफ ने बताया था कि कराची के मसाला जात यूज़ हुए हैं, वाकई बहुत आला, वाकई डिफरेंट है और वाकई मसाले ही डिफरेंट हैं। मैंने तो ऐसा बारबेक्यू अभी ट्राई नहीं किया। गोला कबाब भी बहुत ड्राई है और काफ़ी टेस्टी है। आज मैं देखूँ सारा बारबेक्यू जो इनका काफ़ी ड्राई है, और मेरे हिसाब से मैंने ऐसा बारबेक्यू ट्राई नहीं किया। मोस्टली यहाँ पे जो बारबेक्यूज होते हैं वो काफ़ी उनमें प्याज बहुत और बाकी चीज़ें बड़ी यूज़ होती हैं, लेकिन बैलेंस मसाला ज़्यादा यूज़ हुए हैं, काफ़ी मज़ेदार है, बहुत आला। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में बीफ और चिकन मिक्स खाया है और क्या बात है। दिस इज समथिंग न्यू, यू शुड ट्राई। गर्मा गर्म हलीम मज़ेदार, मुँह पे जाती घुल जाती है, साथ गर्म खमीरी, वाह बिल्कुल घर जैसी हलीम लग रही है। मैंने निहारियाँ बहुत खाई नहीं है एक्चुअली, लेकिन इस निहारी में स्पेशल ये है कि ये कराची स्टाइल है और बहुत आला। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ऑनेस्टली मैंने लाहौर में ऐसा खाना कभी नहीं खाया जिनके पास इतनी वैरायटी है बारबेक्यू की कि लाहौर में किसी रेस्टोरेंट के पास नहीं है, और वैरायटी के साथ साथ टेस्ट भी है। तो टेस्ट में मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ तो एम्बियंस काफ़ी साफ़ सुथरा है। पर्सनली मैंने किचन भी विजिट किया है, तो काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है और सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है, तो आई गिव 9 आउट ऑफ 10 एम्बियंस के लिए। लोकेशन की बात करूँ तो ये आपको DHA फेज़ 4 DD ब्लॉक में ये रेस्टोरेंट है। मुझे तो खाना बहुत पसंद आया है। अगर आप फूड लवर हैं और बारबेक्यू लवर हैं और आपको प्रॉपर कराची वाला खाना लाहौर में चाहिए, तो कराची डेली रेस्टोरेंट ज़रूर आएँ, ज़रूर विजिट करें। एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात करें कि क्या शहद का सर्दियों में जम जाना मिलावट होती है नहीं। इस हवाले से इब्न फाजिल और वकार अहमद मलिक की क्या गुफ्तगू हो रही है, दिखाते हैं आपको आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में एक ऐसा मौजू लेके आए हैं जो मेरा, आपका और तकरीबन अक्सरियत जो हमारे यहाँ है उनका मौजू है। एक सवाल है जो हमारे ज़हनों में आता है, वो शहद के हवाले से है
कि सर्दियों में शहद जमता है या नहीं जमता, और फिर सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये 2 नंबर शहद की एक निशानी है कि उसमें चीनी जो है वो जम जाती है और सामने नज़र आ जाती है, और दूसरे कहते हैं कि शहद जो असली शहद है वो कभी जम सकता ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि अपने फाजिल जो हैं वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी बस राय तो नहीं दूंगा, क्योंकि अमूमी तौर पे मैं तो दोनों हिस्सों में घूमता रहता हूँ, यानी कभी मैं ये अकीदा पाल लेता हूँ बाकायदा कि ये शहद असली जो है वो कभी जमता कभी नहीं जमता, कभी समझता हूँ कि नहीं ये जो जम गया ये 2 नंबर शहद है। तो कैसे पता करें? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें। जी कर लेते। जो शहद होता है उसके अंदर बेसिकली जो 80% वो शुगर होती है। जी ठीक। यानी उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अच्छा ये जो सारी चीज़ें ना ये क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। फ्रुक्टोज भी हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, ये क्रिस्टलाइज होने वाली चीज़ें। अच्छा, अब उसकी सर्टन परसेंटेज है कि जी कितने % उसके अंदर हो तो ये क्रिस्टल बन जाता है, उस पानी कितना हो और वो कितना हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन के और 3-4 अवामल होते हैं। एक उसको हम कहते हैं जी कि न्यूक्लिएशन साइट, यानी जब किसी चीज़ को क्रिस्टलाइज करना हो तो उसके अंदर कोई माइक्रोपोर्स या छोटे छोटे ज़रात हों जिनके ऊपर क्रिस्टल ग्रो कर सके। ओके। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी किस्मों के फूलों के ऊपर शहद मौसम के हिसाब से आते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो 20% या 25% ऐसे शहद हैं कि जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं कि जो क्रिस्टलाइज ना हो सके। ओके। 70% जो खालिस शहद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों से आता है उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन के पूरे अमकानात और पूरे अवामल मौजूद होते हैं, और वो खालिस तरीन जो शहद होता है, बेहतरीन जो छत्ते से खुद आप अपने वो भी जम जाएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिथ है और ये बहुत लोगों ने पाली हुई है कि जी क्रिस्टलाइजेशन जब होगी तो वो शायद खालस नहीं है या उसकी कोई अफादियत में कमी आ जाती है और किसी चीनी मिलाई हुई है। अच्छा, अब मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि इसके खौफ से लोगों की इस जो उलामा कह लें या शिकायत कह लें या शिकवा, इसके खौफ से अब क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि 70% जो शहद है उसको चेंज करना पड़ता है ताकि वो ना जमे। चेंज कैसे करते हैं भाई? उसके अंदर वो भी मैं बताता हूँ कि उसमें 3-4 किस्म के हम उसमें थोड़ी थोड़ी ये जो शहद फरोश हैं ये मजबूरन उसमें चेंजिंग करते हैं जो कि शहद के हक में बेहतर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग जो हैं वो शिकवा करते हैं कि भी आप, और शिकवा नहीं करते बल्कि बहुत बुरे तरीके से उठा के ला के फेंकते हैं कि भाई ये चुक अपना शहर ये तो जम गया। जी बिल्कुल। अच्छा, उस शिकवे को, उस नाराजगी और उस गुस्से को करने के लिए 3-4 तरीके ये लोग अडॉप्ट करते हैं। गांव में 2 बोतलें हमारे घर वालों ने वापस कर दी थी। अब देखिए, अच्छा उसमें जो सबसे पहला तरीका ये होता है, यानी साइंटिफिकली भी फिर चूंकि जब कोई इस तरह के मसाइल आते हैं फिर साइंस भी दरमियान में जाती है, तो फिर उसको जब वो अडॉप्ट करते हैं तो इसमें 3-4 मेजर तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा साइट्रिक एसिड मिला के 0.5% उसको बॉयल किया जाता है, यानी गर्म करना उसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो उसके अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन की वो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब ये देखें कि आपने जब उसको, हम जब शहद को फिल्टर करते हैं या जो अच्छे तरीके, उसको 40 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाते ताकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर जो एंजाइम्स और लो टेम्परेचर के जो बहुत अच्छे केमिकल्स हैं वो ख़राब ना हो जाए। तो जब आपने उसको बॉयल ही कर दिया तो जो उसमें सिर्फ चीनी रह गई या जो भी उसमें आपने जो उसमें काम की चीज़ें थी वो सारी आपने डिसइंटीग्रेट कर दी। तो पहली बात ये कि जो अच्छा भला खालिद शहद था वो क्रिस्टलाइजेशन के शिकायत के खौफ से हमने उसका कर दिया। अच्छा, जो सबसे कम जो मतलब है कि वो नुकसानदेह चीज़ है वो होती है हाई प्रेशर फिल्टराइजेशन, कि जी उसमें बहुत फाइन फिल्टर करते हैं बड़े हाई प्रेशर से, ताकि उसके अंदर जो मैंने बताया कि जो माइक्रो वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से उसको न्यूक्लिएशन साइट मिलती हैं, वो न्यूक्लिएशन साइट फिल्टर आउट हो जाए। लेकिन ये हाई टेक्नोलॉजी है, ये बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, उसके बाद भी शायद जम सकता है क्योंकि अगेन वही कि कंपोजिशन उसकी कैसी है। तो हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन, फिर उसमें क्या करते हैं कि उसको खाली हाई प्रेशर फिल्ट्राइजेशन के बाद उसको खाली बॉयल कर दें आप, उसमें कुछ चीज़ ऐड ना करें तो भी वो नहीं जमेगा। अच्छा, एक जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि जो आपका कॉर्न सिरप होता है वो ग्लूकोज होता है, अगर वो 10% उसमें मिला दिया जाए तो वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। और जो समझ लें कि 70% लोग हैं वो यही काम करते हैं। ये सारी आपकी क्लास मुझे ऐसे लग रहा है कि
उन लोगों को है जो कि शायद 2 नंबर शायद बनाना चाहते हैं। सर आप उसकी 2 नंबरी की नहीं, 2 नंबरी नहीं, देखें ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं सिखा रहा हूँ लोगों को तो वो करेंगे। ये ऑलरेडी वो प्रैक्टिस है कि जो इस खौफ से की जा रही है। मैं इस खौफ से आपको आज़ाद करना चाहता हूँ कि आपका जब शहद जम जाए तो आप उसको मत जाके शिकवा करें कि ये शहद जो है वो सही नहीं था, बल्कि फैलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इल्म जो है अगर ये हमारे पास हो और हम इस पे 100% मुतमिन हो कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये नेचुरल प्रोसेस है और इसका कोई मिलावट से ताल्लुक नहीं, और उसको आप इस फिक्र से आज़ाद कर दें शायद फरोश को कि वो उसके साथ कोई ऐसा मामला करे कि उसको जमना ना दे। वैसे अमूमी तौर पे जब वो जमता है तो लोगों के ज़हन में ये होता है कि इसमें चीनी मिलाएगी। जी, मैं वही वैसे कैसे पता चलता है कि अगर वैसे कुछ चीनी वैसे जो नॉर्मल हमारा सर वो तो उसके ऊपर तो हम पहले बहुत लंबी बात कर चुके हैं। अच्छा। कि जो मिलावट वाला शहद है उसकी तो साइंस इस कदर आगे चली गई है कि वो बहुत ही हाई टेक मशीन के बगैर उसके अंदर, क्योंकि अब इसके अंदर जो है ना ये पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं और उसके जितने जो आम टेस्ट होते हैं जी कार्बन ये जो चीनी चेक करने का, हाँ जी, उसके बाद फिर वो राइस सिरप का टेस्ट और वो सारे उन्होंने उसके सारे तोड़ बना के वो उसका जो शीरा इस तरह का बना दिया कि उसको आम टेस्ट नहीं पास कर सकते, मैंने वो कर लेता है। तो उसमें फिर एक NMR एक मशीन होती है, बड़ी महंगी मशीन है, वो सिर्फ आखिरी हाल इस वक्त तक बचा हुआ है। तो लेकिन इस जो बात मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि अगर हमने किसी डिपेंडेबल आदमी से शायद लिया और वो जम गया है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लें कि ये खालिस होगा और ये खालिस शायद जमता है। और जो पाकिस्तान के अंदर फार्मूलेशन है यानी जितने फूलों से हमारे पास शहर आता है उसमें से ज़हन में रख लें कि 70 से 80% जो शहर है वो जम जाएंगे, वो कुदरती बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने खाल साहब। नाज़रीन, बात यह है कि एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो अवाम है उनकी जो अक्सरियत है उनके रवैये मैन्युफैक्चरर या जो लोग शायद बेचते हैं उनको मजबूर करके तो इस चीज़ में एक तब्दीली ला के उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको ख़राब करके ये शहद को जो असल जो उसकी अफादियत है उसको इसलिए सिर्फ ख़राब किया जा रहा है क्योंकि आवाम का मुतालबा ये है या आवाम ये समझते हैं कि जो शहद जो जम जाता है वो अच्छा या 1 नंबर शहद नहीं होता। तो इस हवाले से हमें साइंसी रवैये इसलिए अपनाने का कहा जाता है क्योंकि जब हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड या साइंसी रवैये अपनाते हैं तो फिर हम फौरी तौर पे तहकीक की तरफ जाते हैं और जब तहकीक की तरफ जाते हैं तो हमें दुरुस्त जवाब मालूम हो जाता है और वो हमारे ओवरऑल किसी न किसी जगह हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसको अफेक्ट कर रहा होता है पॉजिटिवली। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम जिन शख्सियत के हवाले से बात करने वाले हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनसे बात करेंगे। सुफियाना कलाम की बात की जाए, सुरों की मलिका, दुनिया भर में सिंध और पाकिस्तान की पहचान आबिदा परवीन साहिबा के हवाले से बात करें। आज वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। 20 फरवरी को पैदा हुई लाड़काना के अंदर मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद मोहतरम गुलाम हैदर साहब से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। आबिदा परवीन साहिबा ने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की 70 बहारें देख ली हैं। और मौसीकी की बात की जाए, सुफियाना कलाम की बात की जाए, जो भी जॉनर की बात की जाए, आबिदा साहिबा ने ना सिर्फ पाकिस्तान सिंध बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और ना कि इस मुल्क के अंदर बल्कि पड़ोसी मुल्क या दीगर पूरी दुनिया के अंदर उनको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, आबिदा परवीन साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। बस आपकी मेहरबानी, बहुत आपने याद किया, बहुत बहुत करम। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपको तो हम सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके बहुत बड़े मद्दाह हैं। तो ये बताएं, आपने माशाल्लाह ज़िंदगी की इतनी सारी बहारें देखी हैं, वक्त के साथ कहते हैं बहुत तजर्बा आता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अपने इस सफ़र के हवाले से बताएं, अब तक आपने जो बहारें देखी हैं ज़िंदगी की, क्या सीखा और क्या आप हमें बता सकती हैं? जी बस ये तो जो मौसीकी की बात हम अगर करें तो वो तो हमेशा ही तालिब इल्म आदमी रहता है और सीखने का जो एक ज़ौक़ है या शौक़ है पोइट्री का, बुजुर्गान दीन के एक सिलसिला जो है, क्योंकि सुनने वाला और जो मेरा रिश्ता है सुनने वाले से वो खुदा का जिक्र है, पंजतन पाक का जिक्र है और फिर वो हर वक्त ही उसमें एक नई बहार का एक जो सिलसिला जारी होता है, वो मैं समझती हूँ कि कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला होता है।
तो वो हमेशा जो है आदमी को एक जारहाना तरीके से वो एक बार बार जिंदगी मिलती है इस फील्ड में रहने से। और जो सूफी मौसीकी है तो इस तरह से वो दरवाजे खुलते हैं खुदा की तरफ से। तो वो निस्बत सारी खुदा से, पंजतन पाक से जो है वो बड़ी एक, और हमेशा ही जो नाजरीन हैं या सुनने वाले हैं उनसे मेरा जो रिश्ता है वो यही है, जो एक पाकीज़ा और बड़ा खुदा की तरफ से मजबूत जो है वो उसी का ही रिश्ता हो सकता है। बेशक बेशक। आबिदा साहिबा, आप इतना आपने जहाँ सूफ़ी म्यूज़िक की बात करी है, आप कहा जाए कि बरे सग़ीर के अंदर आप जिस तरह से कलाम को पढ़ती हैं, आपके ख्याल में जो मौसीकी है या सूफ़ी म्यूज़िक है कितनी ताकत है, और इसके अंदर जो इंसान को जो कह लें एक रब के साथ कनेक्शन होता है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये मौसीकी? असल बात तो यही है कि उस बादशाह की निस्बत हो तो फिर तो इंसान जात का यहाँ पे आना जो है वो बहुत ही एक अजायबात है, और वो तो अजब दरिया है ना अल्लाह के नूर का जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और फिर खुदा साईं के जो रहमत की जो नदियां हैं वो वहाँ से गुजरती हैं जहाँ हमारे जैसे मसाकीन और गुरबा रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ जहाँ वो इतना करीम है। और फिर जैसे हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब ने भी फरमाया है कि मैं विच मैं न रह गई काई, बुजुर्गान दीन का कलाम है। मैं विच मैं न रह गई काई, जबकि पिया संग ने प्रीत लगाई, यानी जब से है वो प्रीत लगी हुई है। तो वो सारा एक जो निस्बत है वो इतनी पाकीज़ा और इतना करम की एक निस्बत है कि आदमी जो है वो बात ही नहीं कर सकता कि वो अंदर दिल में जाके और रूह में चली जाती है। बात तो क्या बात है। अच्छा आबिदा साहिबा, अभी आप जिस तरह से बात भी कर रही हैं, हमें अंदाज़ा है कि आपका जो एक ताल्लुक है, जो आपको हम लेजेंड कहते हैं, वी कॉल इट फॉर रीज़न, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ एक बसी हुई है। लेकिन आपके अगर हम सफ़र के हवाले से बात करें, आपने तरबियत तो क्लासिकल मौसीकी के हवाले से ली अपने वालिद मोहतरम से, तो आपने जो सूफीज़म की तरफ आपका जो शिफ्ट आया, ये कैसे आया, ये कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ? असल में क्लासिकल मौसीकी जो है वो है ही, ये भी सूफी मौसीकी है, क्योंकि जिस तरह से सुरों की वेरिएशंस आती हैं वो असल में उस जात को बुलाया जाता है, उस जात को बुलाया जाता है। हर सुर की वेरिएशन जो है वो यही जाहिर करती है कि ये किस तरह से, क्योंकि उसमें क्लासिकल मौसीकी में जो बोल हैं वो कम होते हैं, जैसे एक अस्थाई एक अंतरा, इस तरह से। तो उसी को ही फिर जो वेरिएशंस में अलाप में उसको जाहिर करते रहते हैं। तो बात जो है वो, और फिर हमारे सिंध में दरगाह का जो सिलसिला है वो बहुत नुमायां है, और दरगाही मौसीकी जो है वो बहुत ही अजब है। और क्योंकि मैं शायरी तो नहीं कहती, क्योंकि ये उनको शायरी जो है वो इल्हाम होती है। वाह। जी हाँ, तो अजब सिलसिले से है कि जैसे हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह सरकार जैसे फरमाते हैं कि हरदम ब लिबासे दिगर, फारसी में है हरदम ब लिबासे दिगर ऑन योर बरामद गहे पीरो जवाशुद, यानी हर लिबास बदल बदल के यार एक ही आ रहा है। क्या बात है। जी हाँ, तो वो अपने जिक्र से जो है वो आना जाना जो है वो रब की जात का है। तो इस तरह से
अच्छा आबिदा साहिबा, अभी हम जहां आपकी बात कर रहे थे कि आपने दुनिया भर के अंदर अल्लाह पाक का नाम हो या पंचतन पाक का नाम हो, आपने बुलंद किया है, और ये एजाज़ अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है कि आपने जहां जहां आप गई हैं आपने इस नाम को बुलंद किया है। कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी ऑडियंस जहां आपको लगा हो कि आप अपना मैसेज पहुंचाने में हर जगह ही कामयाब होती हैं, लेकिन वो जो एक इंगेजमेंट होती है अपने सुनने वालों के साथ, तो वो ज़रूर बताइएगा। असल में तो ऑडियंस या अपने आप को सुनाना मुश्किल है ना। जब अपने आप रूबरू हो जाए ना, अपने आप के आप से रूबरू आदमी हो जाए, तो वो बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि सबके साथ फिर वो जो रिश्ता है और निस्बत है और सुनने वाला और गाने वाला जो है वो एक ही कैफियत में आ जाते हैं जब वो अपने आप को सुनाता है ना, जब क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो ऑडियंस है, क्योंकि वो उसकी जात तन्हा भी है और हुजूम भी खुद ही है, तो हकीकत तो यही है। बिल्कुल। तो फिर वो असल में अपने आप को ही ढूंढ रहा होता है ना स्टेज पे भी कि अब मैं क्या करूं। उससे दुआ मांगी जाती है कि मौला बस अब आप ही इज्जत रखेंगे, क्योंकि असल में बात यह है कि जो हमेशा मैंने ये समझा है कि प्रोग्राम जब भी मैं करती हूँ तो यही समझती हूँ कि ये पहला प्रोग्राम है मेरा। वाह वाह। और हमेशा इसी तरह से मैं तैयारी भी करती हूँ, जैसे बिल्कुल एक चीजें तो मुझे सारी याद होती हैं, पर उसका एक सिलसिला में बना लेती हूँ कि किस तरह से इस महफिल को, फिर वो रुख भी होता है कि किस तरह से महफिल का रुख बन रहा है, तो इस तरह से वो हो जाता है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात आप करिए कि आप अपनी हर परफॉर्मेंस को इस तरह से तैयार करती हैं कि वो आपकी पहली परफॉर्मेंस हो। पहली परफॉर्मेंस। क्या बात है। ये बिल्कुल, यानी अगर 2-4 दिन के अंदर मेरा प्रोग्राम है, अच्छा ओके, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि अभी आज ही है। तो आप नर्वस होती हैं आबिदा साहिबा? आप नर्वस होती हैं? अच्छा जी, नर्वस होती हैं आप? नर्वस उससे पहले होती हूँ, क्योंकि नहीं, जिस तरह आप कह रही है ना कि आप तैयारी पहली बार करती जो है ना, पॉजिटिव टेंशन मुझ पे तारी रहता है। क्या बात है। और वो रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, रहना चाहिए बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन आपको सुन के लगता ही नहीं है, हमें तो लगता है कि आप बस पढ़ती जाएं कलाम, हम आपको सुनते चले जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बहुत ज्यादा नवाजा है। आबिदा साहिबा, अभी जिस तरह से हम आपके म्यूजिक को तो डिस्कस करते ही हैं, आपका ये जो बातें सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, जो कनेक्शन आपका खुदावंद ताला से है, डेफिनेटली वो तो एक बहुत मुख्तलिफ है। हम जरूर चाहेंगे अपनी सालगिरह के मौके पे, आज हमने बड़ी कोशिश की है कि आज हम आपसे बात करें, आपकी सालगिरह आपको विश करें। बड़ी मेहरबानी। अपने चाहने वालों को कुछ भी कहना चाहें, 2 बोल सुनाना चाहें, कुछ भी। मैं आपको अर्ज करती हूँ कि जैसे आपने बात फरमाई है, तो ऐसे लगता है कि जैसे नई जिंदगी मिली है मुझे। अरे, और इतना यानी मेरा रूह, मेरी जो सोच तो वहां पे आ ही नहीं सकती। जो सुनने वाले से जो मेरी कलाम के हवाले से जो मुलाकात होती है, वो अजब है। क्या बात। उसका कोई बयान ही नहीं हो सकता। अभी भी हमने एक नात जो है हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की नात है जी जी, कि हुण मैं लखिया सोहना यार, हुण मैं लखिया सोहना यार, जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। क्या बात है। ये हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का, तो अभी यूट्यूब पे है। जबरदस्त। तो इस तरह से वो जो एक रूहानी एक मुलाकात जैसे तर्ज हम बनाते हैं, तो हमेशा मैं अपने सुनने वाले को सोचती हूँ कि ये जल्दी से जो है वो पैगाम पहुंचे वहां तक, और आपका पैगाम पहुंचे, और आपका पैगाम पहुंच भी जाता है बहुत खूबसूरत अंदाज में। मेरे मौला का करम, आप मेरे करम। इट्स एन ऑनर आबिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आप ये कलाम और जिस तरह से आपकी मौसीकी आप हम पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाती रहे, जो एक अमन का पैगाम, जो एक कनेक्शन आप बिल्ड करती हैं अपने
काम के जरिए। थैंक यू वेरी मच। आपको एक बार फिर से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। द लेजेंडरी आबिदा परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमने उनसे बात की। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, और आज हमने PSL की बात नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? हम करेंगे बात, और प्रोग्राम में जाते जाते हम जरूर बात करेंगे जी। कल हमने आपको बताया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दील होते ही टीम ट्रैक पर आ गई। PSL के चौथे मैच में जी लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराया है कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 मुसलसल दूसरी फतह समेट ली है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, जबकि इवेंट के जो दिफाई चैंपियन है कलंदर्स लगातार दूसरे मैच पे शिकस्त खा गए हैं। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 188 रन का हदफ जो है 5 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इमर्जिंग बैटर ख्वाजा नाफी ने 31 गेंदों पर 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह दिलाई है। ख्वाजा नाफी ने जी 3 छक्के और 4 चौके लगाए हैं, जबकि ओपनर साउथ शकील ने 23 गेंदों पर 40 रन बनाए। जबकि लाहौर कलंदर्स का कोई भी बॉलर जलवा ना दिखा सका। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, आरिज रऊफ की बात करें, जमान खान की बात करें, सलमान फयाज, सिकंदर रजा ने एक विकेट ली। पहले खेलते हुए जी कलंदर्स की जो ओपनर है साहबजादा फरहान, उन्होंने मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी भी बनाई है। तो ये कल के कुछ मैच की कुछ ओवरऑल हमने आपको व्यू दे दिए, इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ रिशाद महमूद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आप कुछ फ्लू का असर है बाहर? गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया कि आपने फ्लू के बावजूद हमारे शो में ज्वाइन किया, और थोड़ा सा वेट भी हमने आपको ज्यादा करा दिया। अच्छा रिशाद साहब, ये जो कल के मैच की हम बात करें सबसे पहले तो हम, बल्कि इनफैक्ट हम इस PSL पे बात कर लेते हैं आपसे, चूंकि मेरी पहली दफा बात हो रही है। तो ये बताएं, आपको अभी लग रहा है कि PSL का जो चार्म है, जो क्रेज है या मोमेंटम है, वो बिल्ड हो गया इन 4 मैचेस के बाद? जी हाँ, जब कई फैक्टर्स थे इस दफा PSL में जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरा सा स्लो स्टार्ट होगा, उस तरह का एक्साइटमेंट जनरेट नहीं होगा फौरन, जिसमें जाहिर जनरल इलेक्शंस का जो एक पूरा जो वेव आई हुई थी और जो उसके ऊपर उसका आफ्टरमैथ है वो भी अभी तक चल रहा है। लेकिन इसके अलावा ये कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो भी इस दफा कोई टॉप के फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए, और खासतौर पे जो करंट प्लेयर्स हैं उस तरह यहाँ पे नहीं आए। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी जो मामला चल रहे हैं तो उसकी वजह से अभी तक वो मोमेंटम गेन नहीं किया था। लेकिन आई थिंक अब क्योंकि मैचेस शुरू हो गए तो अब एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, और आपने अगर देखें तो लाहौर में भी दोनों दिन अच्छा क्राउड था और रिस्पॉन्स मिल रहा था उनको, और खिलाड़ियों की मुख्तलिफ लोगों की परफॉर्मेंसेस भी सामने आ रही। तो आई थिंक जैसे जैसे बिल्डअप होगा डेफिनेटली एक्साइटमेंट बढ़ेगा, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा रिशाद साहब, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर दूसरी बार हारा है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 बार जीत के आया है, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमेशा हमने देखा है पिछले 8 सीजन में स्ट्रगल करता रहा है। आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? जी अर्मिला, आपने जिस तरह बहुत अच्छा समअप किया था कि एग्जैक्टली कैप्टनसी से फर्क पड़ा है। जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कैप्टनसी है, जो अप्रोच है, वो नजर आ रहा है कि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, बिल्कुल लास्ट मिनट डिसीजन लिया सब हटाने का, और वो शेन वॉटसन ने लिया जो उनके नए कोच आए। लेकिन राइडी रूसो जो है वो बिल्कुल एग्रेसिव नजर आ रहे हैं फील्ड में, और ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपनी बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा फर्क पड़ा है कैप्टनसी पे, और बिल्कुल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अप्रोच में डेफिनेटली नजर आ रहा है। और उसके बरक्स जो है मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स का जरूर मायूसकुन है। उसमें फिर वंस अगेन मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी की कप्तानी भी ज्यादा नजर नहीं आ रही, और इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट के बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये जो लाहौर कलंदर्स की आपने बात की है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, दिफाई चैंपियन है, एक्सपेक्टेशंस अब लोगों की हाई है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। दो के लाहौर कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट बड़ी इन्वॉल्व नजर आती है, मुख्तलिफ पूरा साल कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रहती है, इमर्जिंग प्लेयर्स को ले लें या अपनी टीम को भी लेके एक्टिविटीज। लेकिन अब ये ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट है या एक लीग है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फैंस। और कैप्टनसी के अलावा भी आपने खुद भी मेंशन किया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन के बावजूद स्ट्रगल करती रही है कल लाहौर कलंदर्स। जी हाँ, देखिए इसमें मैं समझता हूँ कोचेस का बड़ा रोल है कि कोचेस अगर जरा सा बॉलर से और वहां के प्लेयर से बात करें कि क्या क्या मसला हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 वाकई टाइटल जीत के आ रहे हैं, इनको तो बड़ा अपबीट होना चाहिए।
बड़ी एग्रेसिव लेवल पे कैंपेन अपनी शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत लैक लस्टर परफॉर्मेंस दी। और कल तो फील्डिंग तो लिटरली ऐसी थी कि जो कमेंट्री पैनल था बिशप का और माइकल हेजमैन वगैरह का, वो लोग तो लिटरली सर बैठे थे, वो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल स्कूल बॉय लेवल फील्डिंग हो रही। तो ये चीजें इनको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है बिफोर इट्स टू लेट। आई थिंक शुरू से ही एड्रेस करना चाहिए इस चीज को बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूँ हारिस रऊफ को पर्सनली एक सेटबैक जरूर हुआ होगा कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया पीसी, तो वो अभी हो सकता है साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो। लेकिन व्हाट अबाउट शाहीन एंड जमान एंड अदर्स, तो आई थिंक ये डेफिनेटली वीकनेस नजर आ रही है उनकी। ठीक हो गया। अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी थी, जबकि इस्लामाबाद ने लाहौर को हराया हुआ। आज दोनों का मैच है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अब आज इन दोनों टीम्स के हवाले से बताएं, क्या लग रहा है, कौन सी टीम बेहतर आपको इस पूरे उसमें नजर आ रही है? जी, मुल्तान सुल्तान से मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत है, इस वजह से कि रिजवान जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग आदमी है। वो डेफिनेटली टीम को लेके चलेंगे और बिल्कुल हमेशा उनके ओनर्स ने भी मुल्तान सुल्तान के हमेशा ही कोशिश की है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज है, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो उनकी टीम में हो। डेफिनेटली वो फर्क नजर आता है। तो मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान को जरा सा एज है आज। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कल मुझे ये हैरत भी हुई, लेकिन नाफे जो है वो आपने शायद सुना हो कि वो ग्रुप में उन्होंने अपने वीडियोस पोस्ट किए थे जहां से उनको सिलेक्ट किया गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनका 0 फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। तो फिर जैनब अब्बास साहिबा ने सवाल किया कि ये पाकिस्तान की T20 टीम में कब आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये भी टाइम है, थोड़ा फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस गेन करें, एक यंगस्टर्स को इस तरह से ना इंडक्ट कर दे कि उसका करियर खत्म हो जाए अगर वो मुसलसल फेल हो जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। थोड़ा सा देखा जाए। ये तो हम बार बार रिशाद साहब आप भी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि पहले हम लीग से उठ के लीग में प्लेयर को लाते हैं, फिर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विदाउट एनी जो कह लें प्रॉपर प्रोसेस के वो टीम में जाए, परफॉर्म करे, और फिर उसका सारा करियर कहीं ना कहीं किल होता है उसके 1 या 2 बुरी परफॉर्मेंसेस के हवाले से। अच्छा जी, ये तो हो गई क्रिकेट की बात। मैं ज़रा आपकी तवज्जो और आपका कॉमेंट इस हवाले से भी चाहूँगी। निगरान हुकूमत ने जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो काबीना डिवीजन को ट्रांसफर कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बराह रास्त जो वजीर आजम ऑफिस है वो इन मामलात को देखेगा। कैसा देखते हैं आप इस डिसीजन को रिशाद साहब? जी, देखिए मैं समझता हूँ कि हर तरह का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किया जाता रहा है पिछले 20-22 साल में, जब से एडहॉकिज्म लगा है पीसीबी में, और पूरा उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जब इलेक्ट हो गए थे और उनको एक टीम मुरतब करनी थी और उन्होंने कुछ दावे भी किए ऑलरेडी उसके हिसाब से, लेकिन फिर वो कबीरा के हवाले किया जा रहा है और जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये एक फर्दर एक्सपेरिमेंट है और इस चीज का डेफिनेटली असर जो है वो प्लेयर्स के ज़हनों पे, उनकी साइकी पे बहुत पड़ता है और उसमें डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा प्रॉपर वे में जाना चाहिए, जिस तरह जनरल बॉडी इलेक्ट करती थी, किसी भी को एक बॉडी होती थी, एक कमेटी होती थी जो डायरेक्टली प्लेयर से डील करती थी और इस तरह उनको देखते थे और कॉम्पिटिटिव बहुत हमारा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता था। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीजें सारी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा विशाल साहब, वही बात है कि प्रोसेस अब इतनी सारी जो कह लें ना झमेले हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर देख लिए हैं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, टीम हो, मैनेजमेंट हो, प्लेयर्स हो, वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया चीज़ों को कि अब जब लोग बात भी कर रहे हैं क्रिकेट को, हम पीएसएल से हट के देखें तो वो जो स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस है वो टीम की परफॉर्मेंस पे, हमारे एक इंटरनेशनल इमेज के ऊपर बड़ा बुरा असर डाल रही है। जी डेफिनेटली, और क्रिकेट बिल्कुल आई मीन इतना जबरदस्त पैशन है यहाँ पाकिस्तानीज का कि अगर उसको इस तरह से नीचे जाता देखकर कोई भी आई थिंक क्रिकेट का फैन खुश नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो पिछले 8 साल में 4 दफा उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी आप देखिए कि इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो टेस्ट की है, जयसवाल, सरफराज खान वगैरह, इनका मैं देख रहा था कि 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आए, 2017 से खेल रहे हैं, तो ये इतने प्लेयर्स होके आ गए हैं कि पहले ही मैच में इंग्लैंड जैसी टफ टीम को
कितना टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक बेस अगर वो साउंड और उसमें क्रिकेट चलती रहे सालों, तब कहीं जाके प्लेयर्स को स्टेडली परफॉर्मेंस मिलता है। जी अच्छा रिशाद साहब, इन द एंड आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये बताएं। जी मेरी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। क्या बात है। चलें फिर आज आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को परफॉर्म करें, लेकिन आपके कमेंट में आप मुल्तान सुल्तान से अच्छी एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, ऐसा ही है? इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा ये मुझे थ्री ब्रदर्स के खेलने का और इमाद वसीम के खेलने का जरूर एक्साइटेड हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड टफ टाइम जरूर देगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, आपकी टीम के लिए भी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब कि आप अपने फ्लू के बावजूद हमारे शो का हिस्सा बने। रिशाद महमूद साहब सीनियर तज्जियाकार साहब भी मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करें जी, आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, PSL को सपोर्ट करें और हमें स्टेडियम भरे हुए नजर आने चाहिए। पता होना चाहिए कि तमाम तर पॉलिटिकल क्यास के बावजूद हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं। सो PSL का थ्रिल जब तक बरकरार रहेगा, हम सब अपने शो के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।